क्या आपको भी ऐसा लगता है आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड चले गए हैं या फिर वो नील स्पर्म काउंट पे चले गए हैं, तो जिसकी वजह से आप कभी ज़िंदगी में कंसीव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे डाउट्स हमारे सामने डेली बेसिस पे आते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, सर हमको तो ये बोल दिया कि आप डोनर ले लो, हमें तो ये भी बोल दिया कि कभी आपकी मॉर्फोलॉजी ठीक ही नहीं हो सकती, हमें ये भी बोल दिया गया कभी हमारी मोटिलिटी बेटर होगी ही नहीं। सो मेरे ख्याल से आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। मीन्स कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम के लिए भुला दो जब तक ये वीडियो देखो। ठीक है, अब तो आ गए आपके, कंसीव भी हो गया। जी जी सर। चलो अब तो ये वाली बात है ना, कंसीव तो हो ही गया। वो तो हो गया। 5 महीने लग गए हमें कंसीव होने में, है ना? जी सर, हाँ वो तो लग गए, तो फिर भी हाँ बहुत खुशी है। क्या हम तो आशा छोड़ दी थी सर। क्यों छोड़ दी थी आशा? आशा को तो लेकर ही चलना पड़ेगा ना एनी। पहले भी आपसे बात हुई थी, लेकिन यदि पहले किया होता तो अभी तक तो बहुत समय हो जाता, लेकिन मेरे पास पहले पैसे नहीं थे। अच्छा, चलो हाँ, कोई नहीं, अब तो है, अब तो सारी चीज़ें आपके फेवर में। अब तो बच्चा भी ऑलमोस्ट, जहाँ तक है, डबल लाइन आ चुकी है यूपीटी में, और जी क्लियरिटी हमें मिल ही चुकी है। हमारे यहाँ के लोग जी कैसे हैं पहले ये बताओ? सर, बहुत अच्छे हैं, बात भी करते हैं, अच्छा, बहुत अच्छी सलाह देते हैं। जी सर। और आपके सामने कुछ एक फैक्ट्स रख रहा हूँ, पहले आप इन फैक्ट्स को जज करो। जहाँ पर पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हुई हैं विदाउट किसी एनी सी प्रॉब्लम के, जैसे कि एजोस्पर्मिया रिकवर्ड, ओलिगोस्पर्मिया रिकवर्ड, मोटिलिटी रिकवर्ड, मॉर्फोलॉजी बेटर पोजीशन, ये सारी चीज़ें आप देखो, जज करो। सो शायद आपने इन सारी रिपोर्ट्स को देखा होगा, समझा होगा और जानने की कोशिश करो। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया इट्स नॉट अ लास्ट एंड। ठीक है, अगर आना है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, कभी कभार आ जाती है। अगर एजोस्पर्मिया भी है उसको भी रिकवर किया जा सकता है, अगर वहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो। सारी चीज़ें अवेलेबल का मतलब क्या है? जैसे कि आपके टेस्टीज है या नहीं, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड, आपके हॉर्मोन्स चाहे सपोर्ट नहीं कर रहे हो बट हॉर्मोन्स अभी रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, थर्ड, कि वहाँ पर FSH LH के चाहे लेवल्स बढ़े हो बट वो एग्जैक्टली काम करने पे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें क्लैरिटी मिलती है कि एजोस्पर्मिया पे काम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को छोड़कर पहले ये समझते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया है क्या। एजोस्पर्मिया जहाँ पर नील स्पर्म काउंट आता है और हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस शायद उसको बना नहीं रही है या बना रही है तो वो निकल नहीं पा रहे, फिर हमारे पास वो सोर्स ही नहीं है जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट बने, जिसको हम टेस्टीज बोल देते हैं, या फिर हमारे हार्मोन्स डेवलप ही नहीं हो पा रहे, बॉडी में हार्मोन रिलीज ही नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को काम करे और वो स्पर्म बना कर दे। ये हो गया बेसिकली एजोस्पर्मिया, कि हमारे नील स्पर्म काउंट के कुछ ही रीज़न में से ये सारे रीज़न ज़्यादातर मिलते हैं। अब ओलिगोस्पर्मिया में आते हैं। ओलिगोस्पर्मिया में मतलब कि आपके स्पर्म काउंट बन तो रहे हैं बट इतने लेवल के नहीं कि वो कंसीव कर पाए, उसको ओलिगोस्पर्मिया बोल देते हैं। अब उसी में 2-4 चीज़ें और भी आ जाती हैं, टर्म्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो तो उसकी टर्म अलग है, आपकी अगर मोटिलिटी ख़राब हो तो उसकी टर्म अलग है, आपका स्ट्रक्चर डिफेक्ट आ रहा है मॉर्फोलॉजी के अंदर तो उसकी टर्म्स अलग है। तो बेसिकली उस पूरी की पूरी चीज़ों को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं जहाँ पर हम अनफर्टाइल है बट स्पर्म काउंट है। अब इस दोनों की कैटेगरी में अगर बात रखी जाए तो एजोस्पर्मिया जहाँ पर नील स्पर्म काउंट है और ओलिगो में जहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो कम है। अब ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स को रिकवरी बहुत फास्ट और स्विफ्टली मिल जाती है। मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में रिकवरी थोड़ी स्लो मिलती है बट मिलती है। अब मैं उसके पीछे रीजंस बता देता हूँ, बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। अब ओलिगोस्पर्मिया में हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स में गट इशू है, कुछ में हॉर्मोन्स इशू हैं, कुछ में बॉडी के एब्जॉर्प्शन इशू है, किसी में लीवर की फंक्शनिंग ख़राब है, या फिर किसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो ढंग से काम कर रही है बट उसको पूरे न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हम ओलिगोस्पर्मिया की श्रेणी में रहते हैं। अब इसमें मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी का भी अलग है। अब मोटिलिटी माने कि आपका भागने का, स्पर्म के भागने का एक पैटर्न, मतलब वो भागना चाहिए, अगर वो नहीं भाग रहा है, वो अपने स्पायरल ट्रेल को नहीं घुमा पा रहा है तो इट मीन्स कि उसकी मोटिलिटी भी स्लो डाउन होगी। वो को रिलेट हो जाती है आपकी मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी क्या है? बेसिकली है उसका स्ट्रक्चर, कि उसमें टेल, हेड और नेक पीस होना चाहिए जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर पाए। अब इसके स्ट्रक्चर ख़राब होता है तो भी हम उसको ओलिगोस्पर्मिया की श्रेणी में डाल देते हैं, वैसे उसके टर्म्स किसी और चीज़ से यूज़ होता है। अब अगर मैं उसको टर्म को यूज़ करता हूँ तो आपको लगेगा कि भैया ये क्या क्या अलग अलग चीज़ें समझा रहे हैं, तो इसलिए मैं ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में डाल देता हूँ उस पर अभी हाल फिलहाल।
अगर आपकी मॉर्फोलॉजी अगर ख़राब हो रही है तो उसके पीछे भी सेम इश्यूज हो सकते हैं जो ओलिगोस्पर्मिया की श्रेणी में, या फिर इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो कहीं कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे ढंग से बना ही नहीं रही, हमारा हार्मोन्स हम उस ढंग से रिलीज ही नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से उसको करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट बढ़े। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जहाँ पर हम ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया की श्रेणी को अलग अलग करते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर कि इसको रिकवर कैसे किया जाए। देखो रिकवर करने के बहुत तरीके, जैसे हम सीड फिट में बात करते हैं तो हम बेसिकली रूट कॉज पे थोड़ा सा पहले से ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहेंसमेंट करना, ये हमारा काम रहता है। इसके साथ साथ आपके गट को हेल्थी मेंटेन रखना, वो हमारा काम रहता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करी जाए कि हम उसको एनहेंस कैसे करेंगे, तो हम ऐसी गोल्ड की या फिर सिल्वर की कुछ ऐसी भस्म यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो काम करे वहाँ पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करें सीड फिट, इसमें रूट कॉज जैसे कि अगर मैं गट की भी बात कर रहा हूँ या आपकी लीवर की एब्जॉर्प्शन की भी बात कर रहा हूँ तो वो भी उसमें काउंटर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम स्टार्टिंग में 1 महीने के इंटरवल में देखते हैं। 1 महीने में या 45 डेज़ में हम एक टेस्ट जरूर करवाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि वो टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। अगर वो हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं या कुछ भी उसमें अनइवन या इशू दिख रहा है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि अगर वो बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि दैट ट्रीटमेंट वर्क्स। और वो हमको इतना ही पता है कि हमने स्टमक पे काम किया, यानी कि गट पे काम किया, या फिर आपके लीवर पे काम किया, या फिर आपने के हार्मोन्स के ऊपर काम किया, या उसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस पे। मेजर इन रूट कॉज के ऊपर हम काम करने की स्टार्ट करते हैं। अब इससे स्टार्ट करने के बाद हमें फर्स्ट 45 डेज़ में हमें क्लियरिटी मिल जाती है। अब ये तो हो गया एक तरीके से हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, जिसमें हमने रूट कॉज को सबके साथ मिलकर काम किया। अब रह गई नील स्पर्म काउंट की बात। नील स्पर्म काउंट पे भी हम सेम ही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ों को हम अलग तरीके से देखते हैं। हम यहाँ पे ब्लॉकेज को काउंटर करते हैं, तो ब्लॉकेज के लिए हम एक काम करते हैं कि कुछ ऐसी मेडिकेशन को यूज़ करें कि कोई ब्लॉकेज हो तो उसको सॉर्टेड किया जाए। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी एनहेंसमेंट दूसरी तरीके से चलती है। अगर ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म बन रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें वहाँ पर वर्क नहीं करना जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर करने की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर हम ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आयुर्वेद की हेल्प से यहाँ पर ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रिगर हो जाए। इसके साथ B12 विटामिन D के सप्लीमेंटेशन को भी स्टार्ट करते हैं, जिससे अगर बॉडी में लैक हो रहा है या एब्जॉर्प्शन की कमी हो रही है उस चीज़ को हम और बेटर तरीके से आपकी बॉडी में डाल पाएँ और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा पाएँ और आपको बेटर तरीके से रूट पे ले जाया जाए। अब इसी के साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ हम ये भी फोकस करते हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर डाइट बेटर है, डाइट अच्छी चल रही है तो ग्रेडेड है। अगर डाइट में कुछ अनी इशू है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज इंटेक कर रहे हो और उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको छुड़वाया जाना। अगर आप वीगन हो और वीगन पूरा टाइम वीगन ही खाते हो और खाना भी बहुत सोबर और सात्विक खा रहे हो बड़े लंबे टाइम से, तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है कि ये चीज़ खाओ, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे स्पर्म भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो वो एज़ पर योर डाइट और एज़ पर योर हिस्ट्री के पार्ट से देखा जाता है, जो हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में रिकवरी इसी वजह से दे पाते हैं कि हमने उनके ही पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके उनकी एनर्जी को एनहेंस करने का काम करना। और जब हमने वो करना स्टार्ट किया तो हमें रिवर्ट में क्या मिलता है, जो आपके सामने हमने रिपोर्ट्स दिखाई है वो हमें इम्पैक्टेड वहाँ पर मिल जाता है। सो बेसिकली फंडामेंटल दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट रूट कॉज ऑलमोस्ट सबके सेम से ही निकल के आते हैं। सो हम वर्क उसी पे करते हैं। सरप्लस कुछ मेडिकेशंस को अलग करते हैं, कुछ डाइट चेंज करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में ऑप्ट करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से हमें एसएस रिपोर्ट्स में हमें बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरी फर्टिलिटी डिस्टर्ब है तो एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ, अपने आसपास के डॉक्टर से बात करो इसके रिगार्डिंग, और अगर आपको नहीं मिले तो नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। मेरी टीम के साथ शेयर करके उस रिपोर्ट के ऊपर पूछ भी सकते हो, जान भी सकते हो। इसी के साथ मैं चलता हूँ, और सीड फिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इसी के साथ बाय बाय।